बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिजिक्स का हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी व्हाट डिसिपेट्स आफ्टर कोलिजन, इंक्रीजेस आफ्टर कोलिजन, रिड्यूसेस आफ्टर कोलिजन या बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इट रिमेन्स द सेम। सो बेसिक डेफिनेशन है, बुक लाइन है आपकी, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। इलास्टिक कोलिजन ऐसा टाइप ऑफ कोलिजन है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Question number 124 है, the instantaneous velocity along the curved path is what? So whenever a body moves along a circular path or any curved path, अगर हम किसी भी पॉइंट पर instantaneous velocity मालूम करना चाहते हैं तो we will draw a tangent at that point। इस केस में फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर पाथ है, अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, डायरेक्शन वाली। एंड अगर हम इस पॉइंट पर डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो हमें यहाँ पर भी टेंजेंट ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो along a curved path instantaneous velocity is always given along the tangent direction wise, मैग्नीट्यूड तो उसका जो होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 125 है, the range of projectile will be maximum when the factor sin 2 theta becomes what? So vi square divided by g sin 2 theta, this is the formula for range of a projectile। ठीक हो गया। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके आगे ये जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है यही वेरिएबल होती है, बाकी वी आई स्क्वायर और जी ये तो जो है कांस्टेंट ही रहती हैं, राइट। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, तो अगर उसका थीटा वेरी करेंगे बाय कीपिंग दीज टू फैक्टर्स कांस्टेंट, उससे उसकी रेंज इफेक्ट होगी। और थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए इस पूरे के पूरे फैक्टर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट गिव्स अस द मैक्सिमम रेंज। सो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ द फैक्टर साइन 2 थीटा बिकम्स 1। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर 125। 126 है, द टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड व्हाट? सो बेसिक डेफिनेशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन विच इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इनिशियली प्रोजेक्ट करते हैं, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी देकर प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर देते हैं और उसके बाद वो फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है और टू डायमेंशन में मूव करता है, नॉट इन अ सिंगल डायमेंशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 127 है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो अगर हम इस ग्राफ के अंदर का एरिया ले लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड इट विल गिव अस s इज इक्वल टू vt। vt क्या होता है? s होता है। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, स्पीड नहीं हो सकता, वेलोसिटी ऑब्वियसली नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 128 है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ व्हाट? वेट, इनर्शिया, स्पीड या एक्सेलरेशन। सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है क्वालिटेटिवली हमें डिफाइन करता है, वो क्वालिटी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। हम कहते हैं जितना ज़्यादा मास होगा, मास 1 किलोग्राम का तो इनर्शिया कम होगा, मास 2 किलोग्राम का 3 किलोग्राम का ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए वी यूज़ दिस मास। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये इनर्शिया का ही क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वेश्चन नंबर 129, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू व्हाट? सो 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि 1000 वाट की जो अप्लायंस है दैट इज रनिंग फॉर 1 आवर। 1 आवर हैज 3600 seconds. So power is equal to energy is equal to power multiplied by time, right? E is equal to PT होता है ना, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि कितनी होगी 1 किलोवाट आवर में, क्योंकि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। सो 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड, तो ये 3.6 10 raised to power 6 जाउल्स आता है, विच इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल्स। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Question number 130 है, which one of the following is a non-conservative force? So electric force, gravitational force and elastic spring force, these are all conservative forces. इनके अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो चाहे वो जिस भी पाथ में मूव करे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसकी जो वर्क डन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो सेम ही रहेगा। ठीक हो गया। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर एक्शन जो वर्क होता है दैट सर्टेनली डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस पाथ के थ्रू फॉलो करती है तो उसके ऊपर वर्क कम होगा एज कंपेयर टू अगर वो ऑब्जेक्ट
इस पाथ के थ्रू ए से बी तक जाती है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है लेकिन पाथ डिफरेंट है। दिस पाथ 1 इज शॉर्टर एंड दिस पाथ 2 इज लॉन्गर। तो लॉन्गर पाथ के अलॉन्ग ज्यादा, चूंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपोज्ड रहेगा, दिस इज व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स पाथ 2 में ज्यादा वर्क करेगी। सो दिस इज व्हाई वी से दैट frictional force is a non-conservative force. Work done is equal to force multiplied by distance होता है, W is equal to FD, right? F cross D multiplied by D है, basically यहाँ पे डॉट ही आना चाहिए। So effort multiplied by distance, effort basically एक layman term है for force। फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम फोर्स का वर्ड यूज करते हैं, लेमैन टर्मिनोलॉजी में वी यूज द वर्ड एफर्ट। सो एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस विल गिव अस वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132 पर आ जाए। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है और वो फोर्स है 1 न्यूटन, ठीक है। तो अगर वो अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को 1 मीटर आगे मूव करवा देती है, फॉर एग्जांपल अभी ये फोर्स इस पॉइंट के ऊपर लग रही है, जब उसने ऑब्जेक्ट को मूव किया तो साथ साथ उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव करते करते यहां तक आ गया। अब ये फोर्स अभी भी 1 न्यूटन है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका यहां से यहां पर मूव कर गया है। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के दरमियान डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर है, फोर्स 1 न्यूटन है। तो वर्क डन विल बी सिंपली प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर एंड दिस विल गिव अस 1 जूल। सो ये वर्क की बेसिकली जो डेफिनेशन है 1 जूल यूनिट की डेफिनेशन है कि इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी शर्त है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही होनी चाहिए, अगर कोई और डायरेक्शन होती तो हम पॉसिबली एक डिफरेंट आंसर सेलेक्ट करते हैं, बट फॉर नाउ 1 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133 है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट द वेट ऑफ 2 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर्स इन 4 सेकेंड। What is the power output of the motor? So we have the formula, power is equal to change in potential energy divided by time. mgh will be the potential energy in this case, वो हम मालूम कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम के ऊपर। So mg, इस mg का कलेक्टिव हमें वैल्यू वेट की फॉर्म में 2 न्यूटन दे दी गई है। We will put 2 न्यूटन in place of mg। हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स इक्वल्स 1 मीटर। So we will put 1 in place of h divided by time कितना है, 4 seconds। So 2 divided by 4 gives us 0.5. So 0.5 watts will be the power of this motor. We will select B as the correct option. Question number 134 है. The centripetal acceleration of an object moving along a circle of radius r with an angular speed omega is given by what? So एक जनरल फार्मूला हमारे पास होता है एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, which is v square divided by r। इसी फार्मूले में when you put v is equal to r omega, v is equal to r omega, जब इसी फार्मूले में आप v की जगह पुट कर देंगे, you will get an other equation that gives you a is equal to r omega square। अब इस इक्वेशन में हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गई है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ऊपर वाले इक्वेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन थी, v स्क्वायर ओवर r वाली। जब हमें अब इस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड पूछा गया है तो वी विल सेलेक्ट a is equal to r omega square, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135 है। An aircraft makes a turn in a horizontal circle। अब ये horizontal circle है, एयरक्राफ्ट को देख के वर्टिकल सर्कल की तरफ नहीं चले जाना। A horizontal circle of radius 100 meters, रेडियस भी पता चल गया। It is traveling with a velocity of 250 meters per second। The angular velocity of the aircraft will be what? So we have the equation v is equal to r omega, or we can say omega is equal to v over r। v क्या है, 250 meters per second डिवाइडेड बाय आर क्या है, 100। 250 को 100 पर डिवाइड कर देंगे तो 2.5 रेडियंस पर सेकंड में आपके पास जवाब आ जाएगा। सो 2.5 रेडियंस पर सेकंड ऑप्शन बी में है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 136। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving on a circular path of radius r with the velocity v with centripetal force acting on it which is f। If the velocity of the particle increases by 2 times and the radius of the circular path increases by 4 times, then the new centripetal force will be what? हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, एक कैजुअल जो बेसिक सा वे है इसको सॉल्व करने का, लेकिन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा वे है। सो उस हिसाब से इसके दो आंसर्स बन सकते हैं। कीप इन माइंड यूएचएस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको नहीं देता, सो हम इसको सिंपल फार्मूले से करके दिखाएंगे। तो हमारी जो की है, द की सेज ऑप्शन डी। वो किस तरह से, हमने सिंपली किया क्या कि v हैज इंक्रीज्ड अप टू 2v, फाइनल वेलोसिटी 2v हो गई है, और रेडियस हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, तो इसका मतलब है इनिशियली r था तो फाइनल 4r हो गया। अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी,
4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर को अगर आप 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर 4 टाइम्स कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाएगा और ये दोनों फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे और इनिशियल और फाइनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो सेम ही रहेगी। सो इस बेसिक अप्रोच के मुताबिक इसका जवाब जो है वो ये है कि एफ डैश फाइनल फोर्स भी वही होगी जो इनिशियल फोर्स होगी एफ के बराबर। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व करें डिपेंडिंग अपॉन के यूएचएस ने इसको किस तरह से दिया है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। ये जो बाय वाला फैक्टर होता है ना, इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर v है तो इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स ऑफ v। ये होता है इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स असूलन, और इसका फिर जवाब आ जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी अब 3v है। इसी तरह अगर रेडियस को भी देखें तो इनिशियल अगर रेडियस r है, अगर वो कहता है कि इट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स तो फाइनल रेडियस r डैश विल बी r प्लस 4r। इंक्रीज बाय 4 टाइम्स का ये मतलब होता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं इंक्रीजेस बाय 2 इंक्रीजेस बाय 4, तो उसका ये मतलब होता है कि उसमें ऐड कर दें उतना, ठीक हो गया। अगर वो यूं कहता कि r की जगह 4r हो गया तो आप वो यूं कहेंगे कि इट बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है ना, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, इट इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स, इंक्रीजेस अप टू 4 टाइम्स, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। लेकिन अब डिपेंडिंग अपॉन यूएचएस का मूड क्या था, तो हम दोनों सोल्यूशन में आपको बता रहा हूं, इसलिए की में आपको डी ही इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5r हो जाएगा। अब फाइनल ये वाला रेडियस पुट करें और फाइनल वेलोसिटी ये वाली पुट करें अगर यहाँ पर आप, तो अब आपके पास जो बचेगा यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा उस तरह से सॉल्व होगा। फाइनल फोर्स विल बी इक्वल टू m, v की जगह आप क्या लिखेंगे 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की जगह आप क्या लिखेंगे 5r, ठीक हो गया। सो फाइनल फोर्स विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर्स अगर सेपरेट कर लें तो 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 5, 9 by 5 इज इक्वल टू 1.8। सो फाइनल फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r की जगह f लिख दें मल्टीप्लाइड बाय 1.8, या हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि फाइनल फोर्स अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स है। सो इस हिसाब से इस अप्रोच के मुताबिक अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका जवाब ए बनता है। लेकिन सिंस दिस अप्रोच इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स और यूएचएस का आप लोगों को पता है कि वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते, यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ही बनाया जाता है। सो आई होप शायद अगर ये क्वेश्चन चैलेंज हो जाए तो आगे पीछे हो सकता है कोई ना कोई काम, बट आपको की में फिलहाल बेसिक अप्रोच के मुताबिक जवाब दिया जा रहा है ये वाला कि फोर्स चेंज नहीं होगी, वैसे की वैसी रहेगी, वरना ओरिजिनली इसका ये होना चाहिए आइडियली, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 137 पर आ जाए। अ रोलर कोस्टर इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ दिस रेडियस, और नेट मास जो है कोस्टर और पैसेंजर का वो मिला के है m, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी व्हाट। तो क्या है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ठीक हो गया। ये होता है ना, m की जगह आप m ही लिखें क्योंकि मास हमें नहीं दिया गया, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है 30, v का स्क्वायर है तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 में लिख रहा हूं, r कितना है वो भी 30 है, एक 30 से एक 30 कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स कितनी बचेगी 30m। दिस विल बी द आंसर, डी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग, एम्पलीट्यूड इन द फॉलोइंग फिगर इज व्हाट। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला, तो ये क्या है 1 मीटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो 1 मीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 139 पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द नोड्स व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड। ठीक है, स्ट्रिंग को जब प्लग किया जाता है तो कौन सी चीज ऐसी ही ऑप्शन की जो इनकरेक्ट है, याद रखें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 0, बिल्कुल ठीक बात है, नोड्स की एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 होता है, ये तो हम एलिमिनेट कर देंगे, ये इसको इनकरेक्ट नहीं कह सकते। बी है दे डू नॉट मूव अलोंग द स्ट्रिंग, ये बात भी ठीक है, बाकी सारी स्ट्रिंग मूव करती रहती है लेकिन नोड्स अपनी जगह पर रहते हैं, सो ये भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी है इट इज प्रोड्यूस, नोड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जब आप दो जगह पर क्लैंप लगाते हैं और यहाँ पर यूं स्ट्रिंग रखते हैं तो जब आप इसको बीच में से प्लग करके छोड़ेंगे तो सेंटर में एंटी नोड बन जाएगा, यहाँ पर ये एंटी नोड है AN में लिख रहा हूँ, इधर फिक्स्ड एंड्स के ऊपर हमेशा नोड्स ही बनते हैं, सो ये बात भी ठीक है, इसको भी इनकरेक्ट नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर डी बच गया बाकी, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स इज 1 वेवलेंथ, ऐसा नहीं है, इन दोनों नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू हाफ वेवलेंथ λ/2 नॉट 1 वेवलेंथ, ठीक है। सो ये ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट, तो इसी को हम करेक्ट ऑप्शन के तौर पे सेलेक्ट कर लेंगे, अपना सेलेक्टेड ऑप्शन हमारा यही होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है इन ट्रांसवर्स वेव्स द पोर्शन अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, इस तरह से ट्रांसवर्स वेव है, ये मीन लेवल है, इसके ऊपर वाला पोर्शन क्रेस्ट कहलाएगा, इसके नीचे वाला पोर्शन ट्रफ कहलाएगा, सो वेव क्रेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
141 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव के लिए जरूरी है कि दो सिमिलर वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड सारा कुछ सिमिलर हो, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उनकी जो सुपरपोजिशन होती है उसकी वजह से जो वेव्स बनती हैं दोज आर स्टेशनरी वेव्स। ठीक हो गया। तो ऑप्शन देखें, क्या ऑप्शन में सारी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेम स्पीड, ये भी ठीक है। टू वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, ये बात गलत है, सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए तब उनसे स्टेशनरी वेव जो है वो बनती है। डी है टू वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ए, बी और डी ऑप्शन तीनों के तीनों ठीक हैं 100%, उनमें कोई शक ही नहीं है। सी ऑप्शन भी असूलन ठीक ही है। लाजमी नहीं होता कि आप इक्वल एम्पलीट्यूड की ही वेव्स रखें तो उनसे स्टेशनरी वेव्स बने, आप अनइक्वल एम्पलीट्यूड की भी रखें तो उनकी वो सुपरपोजिशन हो जाती है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है, तो इसलिए उसको लिफ्ट कराने की कोई जरूरत नहीं, ज़्यादा साइंसदान नहीं बनना, जैसा कि हम इसमें भी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये एफ वाले में ज़्यादा साइंसदान नहीं बने, तो हमने सीधा सीधा लगा दिया। आपने सीधा सीधा लगाना है जो डायरेक्ट फौरन दिमाग में आए। तो अनइक्वल एम्पलीट्यूड वाले उस काम में आप ना पढ़ें, बाकी तीन ऑब्वियस हैं, इसको सिलेक्ट कर दें। वरना अगर वैसे ये क्वेश्चन मैं देता तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करता, ये उतना कोई वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं है, ना ये वाला ना ऊपर वाला, वो जो एफ वाला था उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 142 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डॉपलर इक्वेशन when the source is approaching the stationary observer where FO is the observed frequency, Fs is the frequency of the source, V is the speed of sound, Vs is the speed of source relative to the observer। तो जब मोशन इस तरह से हो, रिलेटिव मोशन, के सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, लाइक दिस। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को FO लिख देते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सोर्स की फ्रीक्वेंसी इनटू, ऊपर भी वेलोसिटी होती है नीचे भी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी हम वेलोसिटी ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला, इसको यहां पर ढूंढें, ए ऑप्शन में फार्मूला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स व्हिच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल, ये अज्यूम कर लें ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ये वाला जो पार्टिकल है ये इस वक्त अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, पहुंच चुका है और उससे वापस नीचे आ रहा है। इसकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है कि द पार्टिकल हैज रीच्ड द एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट इज ऑन इट्स वे डाउनवर्ड्स। इसके फौरन बाद, अभी सपोज अगर हम टाइम फ्रीज किया हुआ है हमने, जैसे ही हम टाइम चलाएंगे तो ये पार्टिकल नीचे मूव करेगा बैक टू द मीन पोजीशन। ये वाला पार्टिकल भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, लेकिन ये ऑपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो ये सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में नहीं है। ये वाला पार्टिकल जो है ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है और ये फौरन बाद टाइम जैसे ही हम ऑन करेंगे ये फौरन बाद नीचे ही मूव करेगा, ये पहुंच चुका है एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो इसकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन और इसकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, ठीक हो गया ना। तो ये इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 वेवलेंथ, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि हम क्रेस्ट वाले लें, यहाँ पर आप ट्रफ वाले भी ले सकते हैं। इन दोनों की भी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम्स तक पहुंच चुके हैं एंड दे आर नाउ रेडी टू गो बैक टू द मीन पोजीशंस। तो इनके दरमियान भी फासला वेवलेंथ होगा। नॉट इवन दैट, इफ वी टेक दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट आफ्टर दैट, इसके आगे वाला पॉइंट, इससे थोड़ा सा पीछे वाला लिया, इसके पीछे वाला भी पॉइंट ले लें, और इसके आगे वाला पॉइंट लिया तो इसके आगे वाला पॉइंट ले लें, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर ऑल्सो 1 वेवलेंथ अपार्ट। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर ऑल्सो 1 वेवलेंथ अपार्ट। तो दो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में अगर पॉइंट्स हों तो उनके दरमियान का जो लीनियर डिस्टेंस होता है दैट गिव्स अस द वेवलेंथ, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 144 है, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल है, थर्म मीन्स टेम्परेचर, आइसो मीन्स सेम, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज कांस्टेंट रहेगा, ये बात गलत है। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑल्टर करेगा, ये बिल्कुल गलत है। इंक्रीजेस थ्रू आउट द प्रोसेस भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 145, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी क्या होगी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ही वही प्रोसेस है जिसके अंदर हीट चेंज जीरो हो, सो सेलेक्ट कर लेंगे आप किसको, जीरो को, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146 है, द कूलम्स लॉ स्टेट्स द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, गलत हो गया। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, बिल्कुल ठीक बात है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये ऑप्शन ठीक है। सी है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम, गलत हो गया।
फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यहाँ तक ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। ये बात गलत है, ये दूसरी बात यहाँ पर गलत कर दी, ये भी गलत हो गया। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 147 है द फॉर्मूला V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q नॉट रिप्रेजेंट्स व्हाट। सो ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का है, सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को आप सेलेक्ट कर लेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 148 है द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज व्हाट। सो वी ऑल नो कि SI यूनिट कैपेसिटेंस का क्या है, फेरेड है, एम्पियर करंट का है, कूलम चार्ज का है, वोल्ट पोटेंशियल का है। सो वे सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 149 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स इन द मिडल रीजन। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि व्हेन वी रीच एज तो ये लाइंस हल्की सी कर्व हो जाती हैं। यहाँ पर भी यहाँ तक आप ठीक रखेंगे, बिल्कुल एज के ऊपर जाकर लाइन हल्की सी कर्व हो जाती है, तो हम कहते हैं कि एजेस के ऊपर जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन बिल्कुल मिडल के अंदर सारी लाइंस इक्वली स्पेस्ड है, एग्जैक्टली स्ट्रेट हैं, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो है यूनिफॉर्म। ठीक होता है, तो आपसे क्या पूछा गया, इन द मिडल रीजन, सो आप सेलेक्ट करेंगे बी को, यूनिफॉर्म को। आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 150 है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज विच रिक्वायर्स 600 जूल ऑफ वर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स। काफी अजीब सा, बहुत ही बुरे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग, तो खैर यू कैन अंडरस्टैंड कि पूछा क्या गया। वो पूछ रहा है कि अगर एक 2 कॉलम वाले चार्ज को 600 जूल वर्क लगता है इन मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल क्या डिफरेंस क्या होगा, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है W डिवाइडेड बाय Q, ऊपर भी हमने देखा है वर्क क्या है 600 जूल है, Q क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट्स। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 151 पर आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज। इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्ट ऑन चार्जेस, बिल्कुल ठीक बात। इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्ट ऑन मासेज, गलत बात। दे कैन बी अट्रैक्टिव, दे कैन बी रिपल्सिव, बिल्कुल ठीक बात है। ये बी वाला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्ट ऑन चार्ज्ड मासेज, यानी कोई मास अगर ऑलरेडी चार्ज्ड है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, चार्ज लेस मास के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करती, राइट। सो इसीलिए हम बी ऑप्शन को इनकरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वी वुड हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन, क्योंकि कोई भी मास लेस पार्टिकल चार्ज वाला नहीं हो सकता, उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर मास होना चाहिए तभी उसके ऊपर चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासेस थ्रू अ वायर फॉर 30 सेकंड। आपको चार्ज दे दिया गया है, दिस इज द चार्ज, और आपको यहाँ पर टाइम दे दिया गया है। आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है करंट। सो वी ऑल नो द फॉर्मूला दैट करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो आप सिंपली इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 30 सेकंड्स के लिए चार्ज कितना है 90 कूलम, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, एंड 3 एम्पियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन मेटल्स इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की बात कर रहा है, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रख दें तो ये रिलेशन है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अब ये कौन सा लॉ है, दिस लॉ इज कॉल्ड ओहम्स लॉ, ठीक है ना। जब तक आप कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट रखते हैं तब तक आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, ठीक हो गया। बाकी एम्पियर्स लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए हेल्प करता है, जाउल्स लॉ ये डिफरेंट होता है, एनर्जी का होता है, गॉसेस लॉ भी एक और डिफरेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। व्हेन द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल, 154, व्हेन द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल द रेजिस्टिविटी बिकम्स व्हाट। हम सबको पता है कि रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, एरिया, ज्योमेट्रिकल शेप, एनीथिंग। तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर डबल करेंगे, रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर डज व्हाट, it remains same, increases, decreases, या it becomes infinite। so semiconductor non ohmic conductors हैं, metals के oppositely behave करते हैं। metals का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका जो resistance है वो बढ़ती है उनकी, जबकि semiconductors की resistance with rise in temperature decrease होती है। this is the reason semiconductors का alpha जो है वो नेगेटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, जबकि metals का पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर इज द मेजर ऑफ व्हाट। वोल्ट किसका यूनिट है, V का, मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर किसका है, I का। तो I V से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ I एंड V गिव्स अस पावर। सो इसका मतलब है वोल्ट एम्पियर वाट बनेगा। सो ये किसका मेजर है, ये बेसिकली पावर का ही मेजर है, ठीक हो गया। बाकी रेजिस्टेंस, करंट, वोल्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157, द फॉर्मूला phi इज इक्वल टू B डॉट A रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो B मल्टीप्लाइड बाय A, B आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स है,
ठीक है, अगर ई डॉट ए होता तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 158 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो किसी भी सूरत हाल में पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन ए है लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। बिल्कुल बात ठीक है, ये हमेशा ठीक ही होता है। एक केस ऐसा होता है कभी कभार जब फॉर एग्जांपल या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी लाइंस और साउथ पोल में एंड हो जाएंगी, लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करेंगी। सो यहाँ पर तो ये केस ऑपोजिट है, लेकिन क्वेश्चन है कि एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा सेलेक्ट करना जो किसी भी केस में जो है हमेशा वो गलत ही है। ठीक है ना, एनी नहीं होना चाहिए, बेसिकली और होना चाहिए। क्वेश्चन बनाने वाले को भी थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए कि एन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन बी है लाइंस नेवर टच और क्रॉस ईच अदर। ये बात हमेशा ठीक होती है, ये तो कभी भी गलत नहीं हो सकती। लाइंस आर कर्व्ड, ये बात कभी कभार ठीक होती है, कभी कभार स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया कि ऐसी बताओ जो हर किसी के लिए गलत हो, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइंस आर द फारदेस्ट। ये उल्टी बात कर दी है इसने, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइंस आर द क्लोजेस्ट, तब बात होती है। तो इसको हम इनकरेक्ट ऑप्शन, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछा गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का पूछा गया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा? फ्लक्स का होता है वेबर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो आप वेबर पर स्क्वायर मीटर इसका ऑप्शन लगा देंगे। 160 है, The induced current will flow in such a direction so as to oppose the cause that produces it। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट है। बाकी फैराडेज लॉ, एम्पियर लॉ, जाउस लॉ इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 161 है, इन एन एसी जनरेटर द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन द फैक्टर sin ओमेगा t इज इक्वल टू व्हाट। सो हमारे पास फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय sin ओमेगा t। सो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मैक्सिमम ईएमएफ के बराबर तब होगी जब ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तभी हम इसको खत्म कर देंगे। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बराबर हो जाएगी मैक्सिमम ईएमएफ पे, तो sin ओमेगा t के फैक्टर को 1 होना चाहिए। 162 है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं? ये सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले या उसको ऑल्टर करने वाले डिवाइसेस जो भी होती हैं, वो सारी की सारी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही फॉलो करती हैं, क्योंकि दोनों इन सब में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। जहाँ जहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वहाँ वहाँ फैराडेज लॉ है। ठीक है ना, तो फैराडेज लॉ आप यहाँ पर इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 163 है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का असूल होता है ट्रांसफार्मर रूल के पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी। पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होती है। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, आई डोंट सी अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। ग्रेटर देन और मोर देन सेम बात है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 164 है, द कन्वर्जन ऑफ AC into DC is called rectification। ठीक है, एंड द सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, काफी मरतबा पहले भी रिपीट हो चुका, वर्ड टू वर्ड कॉपीड है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर। ऑब्वियस सी बात है कि डायोड ही है जो रेक्टिफायर के तौर पे हम यूज करते हैं, बाकी ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर इस काम के लिए यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 165 पर आ जाए, फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज गिवन बाय व्हाट। अब वन डायोड कनेक्टिंग इन ब्रिज टाइप अरेंजमेंट। आप देखें सारे के सारे ऑप्शंस में ये जो ब्रिज का वर्ड है ये यूज हुआ है। सो आपने वो सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर की तरफ नहीं जाना जिसमें इस तरह से 2 डायोड कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर बीच में रजिस्टर होता है और यहाँ पर एक और डायोड कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉइल होती है, यहाँ से एक और कॉइल जहाँ से इनपुट आता है जो कि AC सोर्स से कनेक्टेड होती है। इसको नहीं सोचना क्योंकि आपको ब्रिज टाइप अरेंजमेंट का कहा गया, सेंटर ट्रैप का नहीं कहा गया। ठीक है, सो 2 डायोड्स कनेक्टेड इन ब्रिज टाइप अरेंजमेंट का ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये उस किस्म के क्वेश्चन की तरह नहीं है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम कितने डायोड्स रिक्वायर्ड हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, तब तो आप 2 करते हैं, क्योंकि आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि सेंटर टाइप है कि ब्रिज टाइप है, तब तो आप 2 करें। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको ब्रिज टाइप स्पेसिफाई कर दिया गया, तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर अगर आपने बनाना है तो यू नीड 4 डायोड्स, अदरवाइज यू कांट रेक्टिफाई फुली। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन फिर नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 166 है, अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन व्हाट। सो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो इस तरह का कर्व होता है जिसमें करंट और वोल्टेज का बताया गया होता है। वाई एक्सिस पर करंट होता है, वी एक्स एक्सिस पर वोल्टेज होता है। यहाँ पर हम फॉरवर्ड बाइज का बनाते हैं ग्राफ और यहाँ पर हम रिवर्स बाइज का बनाते हैं इस तरह से। ये सारा का सारा IV कर्व ही होता है। सो इट इज द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक हो गया।
अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज व्हाट? वी ऑल नो दैट इट इज 6.626 या 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 34 जाउल्स पर सेकंड। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर प्लस 34 है, यहाँ पर इन दोनों में जाउल पर सेकंड है, यूनिट गलत है। सो ए अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 168 है, द de Broglie's wavelength associated with a particle moving at this speed and having a mass this। m दे दिया गया है, h दे दिया गया है, आपने de Broglie इक्वेशन लगा देनी है, लैम्डा इज इक्वल टू h। h की वैल्यू क्या है? 6.626 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय m क्या है? 10 टू पावर माइनस 30। v क्या है? 10 टू पावर 6। तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 34। ये प्लस 30 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 34 माइनस 6 माइनस 40, माइनस 40 प्लस 30 माइनस 10। सो जवाब आएगा 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 6.626 मल्टी या इतना आंगस्ट्रॉम, वो 10 टू पावर माइनस 10 नहीं होता है, इतने आंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होगी। यहाँ पर आंगस्ट्रॉम की वैल्यू में नहीं दिया हुआ, आप ए ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी ऑप्शन हैं ही बिल्कुल अपार्ट। 169 है, लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू स्पेस एज अ वेव एंड दिस इज एविडेंट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट को कौन सी चीज़ यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, उन सारों को नहीं सिलेक्ट करना, उसको करना है जो वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करती, एक्सेप्ट की बात है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस वेव नेचर है, डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर है, पोलराइजेशन भी वेव्स की ही प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स की नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। सो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, दिस इज नॉट द एक्सपेरिमेंट दैट इज एन एविडेंस फॉर वेव नेचर ऑफ लाइट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। 170 है, which series falls in UV region? We all know only Lyman series falls in UV region, बाकी सारी की सारी मोस्टली इंफ्रारेड हैं, सिर्फ एक है जो विजिबल की है, इसके अलावा बामर सीरीज। 171 है, the potential through which an electron should be accelerated so that on collision it can lift the electron in the atom from its ground state to some higher state is known as what? ये ग्राउंड स्टेट है, n is equal to 1, ये उससे ऊपर वाली हायर स्टेट है, n is equal to 2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, यहाँ पर जितना चेंज इन एनर्जी है वो क्या है? वो है एक्साइटेशन एनर्जी, कि इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दोगे तो ये जंप मार के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब ये एनर्जी इसको दी कैसे जाती है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को पहले बहुत ही तेज एक्सेलरेट करके मारते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, उसको एक्सेलरेट इतना करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी इतनी ही एनर्जी आ जाए, ताकि जब वो इसको लगे तो उसकी एनर्जी उसमें ट्रांसमिट हो और वो उसी एनर्जी, उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए कि वो जंप कर जाए n1 से n2 की तरफ, ठीक है ना। तो उसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल के अक्रॉस एक्सेलरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E, इसको अगर हमने एक्सेलरेट किया है अक्रॉस अ पोटेंशियल V, ठीक है ना, तब जाकर उसमें इतनी एनर्जी आएगी कि वो उसको मारेगा। अब ये जो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल के अक्रॉस इसको एक्सेलरेट करना है, ठीक है ना, वो पोटेंशियल सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि वो इतना एक्सेलरेट कर दे कि इतनी एनर्जी आ जाए, ताकि ये उसको फिर उतनी ही एनर्जी दे दे और वो जंप कर जाए। ये जो पोटेंशियल है, दिस इज गिवन बाय डेल्टा E डिवाइडेड बाय E एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। दिस इज नॉट एक्साइटेशन एनर्जी, ये एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, ठीक हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स रेज इज इनकरेक्ट? दे हैव अ हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, ये पहला ही इनकरेक्ट है। दे हैव अ लोअर वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन लोअर वेवलेंथ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी पार्ट है, हाईली पेनिट्रेटिंग भी है सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज में, तभी आप एक्सरे करवाते हैं तो वो पेनिट्रेट करती है तो नजर आता है। दे आर हाई एनर्जी फोटोन्स, ये बात भी ठीक है, फोटोन्स हैं, हाई एनर्जी भी है। ए ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट वाला है, तो उसी को सेलेक्ट करेंगे। 173 है, द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज पर सेकंड, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये एन का नंबर है, ये इसका कोई यूनिट है नहीं, सिर्फ डेल्टा टी का यूनिट है, तो ये 1/s यानी कि पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, इफ वी हैव एन नॉट नंबर ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ एन हाफ लाइव्स द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बिहाइंड इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एन हाफ लाइव्स इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर n, ठीक है ना। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/2, इसकी होल की पावर भी n कर देंगे, क्योंकि 1 है, 1 की पावर तो जो भी लेंगे 1 ही आएगा, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 175 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन? सोमैटिक का मतलब है ऐसा जो बॉडी में हो, ठीक है ना, इसका ये मतलब है ऐसा जो आगे ट्रांसमिट ना हो जनरेशंस में, ठीक है ना।
ट्रांसमिट जो हो जाएगा वो सोमैटिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो स्किन बर्न ऐसा नहीं है कि बाप को रेडिएशन लगी उसको स्किन बर्न हो गया तो बेटे को भी स्किन बर्न होगा, वो पैदा ही स्किन बर्न के साथ होगा, गलत है। तो ये सोमैटिक इफेक्ट है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। लॉस ऑफ हेयर, बाप को रेडिएशन लगी उसका हेयर लॉस होना शुरू हो गया, फिर बच्चा गंजा पैदा नहीं होगा। ऑल्दो बच्चा गंजा ही पैदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आगे फर्दर फ्यूचर में जाके एलोपेशिया का शिकायत होगी, वो डिफरेंट कॉजेज होंगी, लेकिन उस वजह से नहीं होगा। ये उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट नहीं होगा। इंडक्शन ऑफ कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है, एक बंदे को रेडिएशन लगी स्किन कैंसर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बेटे को भी स्किन कैंसर होगा, अनलेस उसके बेटे को भी आप अगर उसको शौक हो सूरज में जाने का, अगर उसको यूवी लगे फिर होगा उसको स्किन कैंसर। जीन्स की म्यूटेशन जब हो जाती है तो ये जो होती है ये ट्रांसमिसिबल इफेक्ट है। क्या है ये? ट्रांसमिसिबल इफेक्ट, यानी कि रेडिएशन का जो ये वाला इफेक्ट है ये ट्रांसमिसिबल है। अब बच्चे में शायद वो म्यूटेटेड जीन्स पहुंच जाएं तो उसमें भी वही प्रॉब्लम होगी, वो उसको, हालांकि बच्चे को रेडिएशन से एक्सपोज नहीं किया गया। सो ये जो है दिस इज नॉट अ सोमैटिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 176 है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। An artificial radioactive element can be made by bombarding what? Natural radioactive elements already unstable होते हैं, artificially radioactive elements में हम stable elements के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसीजर करके उनको unstable बनाते हैं। So जिस ऑप्शन में unstable है ये तो गया, ठीक है ना। ऑलरेडी unstable के ऊपर आप हाई एनर्जी पार्टिकल डालें, लो एनर्जी पार्टिकल डालें, उससे आप नहीं बनाते आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव, ऑलरेडी स्टेबल होता है फिर उसके ऊपर डालते हैं। तो अब हमारे पास इन दो ऑप्शंस की जो है वो मुकाबला है। लो एनर्जी पार्टिकल डालने से कुछ नहीं होता, हाई एनर्जी पार्टिकल डालते हैं तब जाके वो न्यूक्लियस को कुछ ना कुछ डिसरप्ट करता है, तो वो पार्टिकल स्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है। सो वी विल सेलेक्ट सी एज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मेहनत कीजिए, कामयाब होइए, एंड आपसे ज़्यादा मुझे शौक है आपके रिजल्ट का। सो बेस्ट ऑफ लक, दुआ कीजिए, नमाज भी पढ़िए, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।